और हमें बहुत खुशी होती है जब पूरा इलाज करने के बाद उनको किसी भी संतान की उत्पत्ति होती है, तो ये हमारे लिए भी बहुत ही बड़ा उत्साहवर्धक एक काम होता है। इसमें गांव से मरीज आया है, उनको गांव में उनको खुजली हुई आँख में, आँख थोड़ी सी लाल हुई, तो किसी ने उनको बता दिया कि मदार का दूध लगा लें, तो उन्होंने पेशेंट ने मदार का दूध और दुर्भाग्य से एक नहीं दोनों आँख में लगा लिया, और यहाँ आने में जो भी समय उसका ख़राब हुआ होगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी आँख की पुतली बिल्कुल घाव हो चुका था और वो फट के सफ़ेद हो चुकी थी। गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन जो दूरबीन विधि से किया जाता है, उसमें पेशेंट को हम लोग सिर्फ आजकल 2 या 3 दिन भर्ती रखते हैं, और तीसरे दिन हम लोगों का पेशेंट अच्छी तरह से खा पी कर बिना किसी दर्द पीड़ा के आराम से उठकर चलकर अपने घर चला जाता है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय गर्मियां बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और स्वास्थ्य को लेकर लोगों में ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। तो ऐसे समय में महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं या जिनकी डिलीवरी नज़दीक होती है, उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या असावधानियां नहीं बरतनी चाहिए, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे हम शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर कुसुम चंद्रा मैम से। वो आज हमारे साथ हैं। मैम, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैम, महिलाओं में जैसा कि देखा जाता है वो कुछ ऐसे गंभीर रोग होते हैं जिनको लेकर समाज में काफ़ी भ्रांतियां होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा से देखा जाता है, जैसे बांझपन की समस्या हुई, तमाम समस्या हुई, तो महिलाओं को लोग दोषी मानते हैं। दरअसल होता क्या है? दरअसल ये सब समस्याएं जब माहवारी शुरू होती उसी समय से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन कई बार मरीज स्वयं इसके ऊपर या तो ध्यान नहीं देते हैं या परिवार में उनकी माता या और बड़ी बहनें या जिनसे कि वो अपने तकलीफ़ को कह सकते हैं, वो इन बातों पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं और कुछ घरेलू दवाइयाँ वगैरह दे करके उसका समाधान खोजते हैं, या कई बार साइकोलॉजिकली उनको थोड़ा बहुत ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और क्रम आगे चलता रहता है। चीज़ें तब हम लोग के सामने आती हैं जब ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, पढ़ाई करने लगती हैं, उनके पढ़ाई में व्यवधान इन कारणों से अगर होता है, तब उनकी माताएं या बहनें या उनके गार्जियन जो हैं वो हम लोगों के पास उन्हें लेकर के आते हैं। जैसे एक बच्चे न होने की समस्या है, बांझपन की समस्या जिसको बोलते हैं, बड़ा अजीब शब्द है, तो एक देखा जाता है कि महिलाओं को ही दोष दिया जाता है कि उनकी गलती है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। वो तो चिकित्सकीय भाषा में या उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन आप जानती होंगी, क्या होता है मैम उसके पीछे? क्या इलाज से संभव हो सकता है उसका इलाज? आजकल तो बहुत ही एडवांस रूप में इसका इलाज हो रहा है और हम लोग भी इसका इलाज बराबर कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें ये देखना चाहिए कि बांझपन का एक कारण नहीं, बहुत महिलाओं में भी हो सकता है और पुरुषों में भी हो सकता है, लेकिन एक हमारी सामाजिक व्यवस्था इस तरह की हो गई है कि महिलाओं को ही इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, और वो जब कई बार तो उनके गार्जियन से उनके सासू माँ या कोई भी लेकर के आता है, परंतु कई बार वो खुद भी आती हैं जबकि वो हम लोगों से अपने विचार इस तरह से पेश करती हैं कि उनका पति बहुत परेशान है और कहता है कि देखो शादी के 5 साल हो गए, 6 साल हो गए और आज तक तुम एक बच्चा भी नहीं पैदा कर सकी, और ये बिना समझे बूझे वो इस बात को कह देते हैं कि दिक्कत तो दोनों में से किसी एक को भी हो सकती है, समाधान दोनों के लिए निकाला जाना चाहिए, और आरोप प्रत्यारोपण होते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक कुरीति है और इसको हमें दूर करना है। और दूर करने इसमें ये तो हम कह ही नहीं सकते कि इसमें किसी का दोष क्या, जानबूझ करके तो ये कुरीति अपने साथ कोई ले आ ही नहीं सकता है। जैसे कि बच्चियां हो चाहे महिलाएं हो, माहवारी में या कभी कभी नियमित तौर पे न आना या कोई ऐसी दिक्कत, तो क्या उसको कई महिलाएं हल्के में लेती हैं, कभी कभी गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं, तो उसमें क्या उनको करना चाहिए? क्या ये गंभीरता से लेना चाहिए? लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है? बिल्कुल बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये कई बार आनुवांशिक तौर पर भी होती है, कई बार अडॉप्टेड होती है, कई बार उनकी अपनी वर्किंग स्टाइल की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदलती जाती हैं, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है इसका पता लगाना जब एक उचित स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास वो महिला जाए या वो लड़की जाए और सारे इन्वेस्टिगेशंस करवाने के बाद किसी निष्कर्ष पे हम लोग जब पहुंचते हैं कि इस वजह से ये चीज़ है, तभी उसको उसका कारण बताया जा सकता है। अच्छा मैम,
मैम पहले के ज़माने में आप लोग तो लगभग 50 वर्ष से इस क्षेत्र में हैं, और पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, दिल्ली मुंबई जाते थे। अब आपके यहाँ क्या नई टेक्निक है, या इसमें क्या नई टेक्निक है कि आप लोग पता कर लेते हैं, तुरंत इलाज मुहैया होता है? देखिए, पहले ज़माने में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। आज के ज़माने में सारे इन्वेस्टिगेशंस की फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। जैसे हम ब्लड की जांचों से हार्मोन्स के टेस्ट वगैरह जब लड़कियों के या महिलाओं के कराते हैं तो पता चलता है कि जो हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसके शरीर में कम हैं या ज़्यादा हैं। जो इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद हम उसको एडिशन करते हैं, या अगर उसमें कोई कमी है तो उसको सुझाव देते हैं, और उसके पश्चात ही जब दवाइयाँ हम उसी अनुरूप देते हैं उनको, तो महिलाओं को डेफिनेटली उससे लाभ होता ही होता है। मैम जैसे आज की लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा आधुनिक हो गई है, वुमेन्स और मेंस सभी लोग काम कर रहे हैं, महिला पुरुष चाहे पति पत्नी हो, तो एक बच्चे पैदा करने की एक तो शादी लेट हो रही है, दूसरे बच्चे बहुत लेट से पैदा हो रहे हैं, 30-35 साल की उम्र हो जा रही है अमूमन। तो इसमें क्या कितना बड़ा घातक है या कितना बड़ा नुकसान होता है 35 के बाद बच्चे पैदा करने में, या उसके पहले कर लेना चाहिए? आपके अनुसार क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? मेरे हिसाब से 22 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के अंदर तक की उम्र एक अच्छी उम्र मानी जाती है, जिसमें अगर गर्भाधारण हो सके तो अवश्य उसके लिए कोशिश कर लेनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है। 2 कारण है। पहली बात तो मैरिजेस ही बहुत लेट हो रही हैं। शायद लड़कियां एजुकेशन में चली जा रही हैं, पहले एजुकेशन वो कंप्लीट करने के फेर में रहती हैं, और जब वो हो जाती है और उसके बाद जब एक अच्छी जॉब मिल जाती है तो उसमें चली जाती हैं अपने घर को सुव्यवस्थित करने के लिए, और फिर उसके बाद जब माँ बाप को लगता है कि नहीं अब बच्ची बड़ी हो रही है तो उसकी शादी के लिए तैयार होते हैं वो लोग, और अच्छा मैच खोजते खोजते कुछ देर हो जाती है। करते करते देखते जब 30 वर्ष की अवस्था पार हो जाती है, फिर वो 1-2 वर्ष तक फिर सोचती हैं कि हम शायद आगे की अपनी पढ़ाई को पूरा कर लें, अपने जॉब को पूरा कर लें। करते करते और लंबा समय खिंच जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए उन्हें। और अगर उन्हें गर्भाधारण करना है तो उसके पहले ही उन्हें अपने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवा करके कोशिश करना चाहिए और उस विषय को पूरा कर लेना चाहिए। मतलब 22 से 30 तक हो सके तो जो बच्चे पैदा या गर्भधारण करने की प्रक्रिया वो कर लेनी चाहिए, सुरक्षित रहता है। अगर मान लीजिए 35 के बाद ये चीज़ें होती हैं तो उसमें क्या दिक्कतें पैदा होती हैं? देखिए, 35 वर्ष के बाद शरीर के अंदर हार्मोन्स के चेंजेस होने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके पहले जब लड़कियां अपने इस ओर ध्यान नहीं देती हैं तो खाने पीने की वजह से उनकी जो फूड स्टाइल है और सब चीज़ें हैं होती है, वो कई बार आप देखेंगे कि समय से पहले लड़कियां इतनी मोटी हो जा रही हैं जो कि उनको उनके मेंस्ट्रुएशन को बहुत डिस्टर्ब कर रही है, और उनके आगे जो हार्मोन्स का लेवल इधर उधर हो जा रहा है, उसकी वजह से उनको गर्भाधारण करने में बहुत मुश्किल हो रही है। ऑफ कोर्स इसके साथ हम लोग अगर कोशिश ये करते हैं जब गर्भाधारण के लिए महिलाओं का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनके हस्बैंड की भी जांचें हम लोग अवश्य कराते हैं, लेकिन पहले जब स्त्री हमारे पास आती है तो हम लोग उसकी पूरी जांचों को कंप्लीट करा करके देखते हैं कि भाई इसके में तो कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि वो लड़कियां जो कि शुरू से खाने पीने में बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं, बाहर का फूड बहुत खा रही हैं, मोटी होती जा रही हैं, उनके पीरियड्स में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उसको हम लोग करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनको सलाह, उनकी काउंसलिंग बराबर करते रहते हैं, और फिर उसके बाद उनको सलाह देते हैं कि आप थोड़ा अपना वेट कम करें और फिर आगे के लिए आप कोशिश करें। अच्छा मैम, जैसे महिलाओं में जो लापरवाही जो बरतती हैं, जैसे मासिक धर्म के प्रति लापरवाही हो या नहीं आना समय पे तो कोई वो इलाज नहीं लेती हैं ऐसे ही कर, तो उससे कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मेरे ख्याल से तमाम बड़े गंभीर रोग होते हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो ध्यान न देने से हो जाती हैं? देखिए, इसमें अगर पीरियड्स बहुत लंबे टाइम तक नहीं होता है तो महिलाओं को ये पता नहीं चल पाता है कि उनके अंदर क्या परेशानी है जिसकी वजह से उन्हें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए किसी की जन्मजात बच्चेदानी ही बहुत छोटी है और उसको मालूम नहीं है पीरियड्स देर से आ रहे हैं, तो हम लोग की सामाजिक आकृति इतनी ख़राब है कि पीरियड बहुत देरों तक नहीं आ रहे हैं, तो
कि जो आसपास के लोग हैं घरों के, जो थोड़े से पढ़े लिखे कम हैं, वो माताओं को इतना आशंकित करते हैं कि आपकी बच्ची स्कूल जाती है, आप देखिए कहीं दूसरी बात तो नहीं है, कहीं इधर उधर की तमाम तरह की भ्रांतियां पैदा करते हैं। तो इस तरह से करके समाज में ये सब कुरीतियां हैं जिन्हें हमें दूर करना चाहिए। और सबसे अच्छा होगा कि जब लेकर के वो डॉक्टर के पास जाए और वो पता करे कि क्या फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से उसको मासिक धर्म नहीं आ रहा है। तो बच्चेदानी अगर बहुत छोटी है या जो गर्भाधारण करने वाली जो जगह हैं उसमें किसी तरह का व्यवधान है या ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है या इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तब इसमें परेशानियाँ। तमाम तरह के महिलाओं में विकार देखे जाते हैं, बीमारियां, थायराइड हुआ जो एक गंभीर बीमारी है और तमाम तरह की बीमारियां हैं। तो ये सब बीमारियों की वजह क्या होती है? देखिए, थायराइड जो ग्लैंड होती है ये खुद भी बहुत सारी ग्लैंड से रेगुलेटेड होती है, जिसकी वजह से और हमारे जो बच्चा पैदा करने के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत प्रभाव होता है। इसलिए सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखें बॉडी में जो इंसुलिन पैदा होती है उसका भी हमारी उत्पत्ति के ऊपर बहुत असर होता है। तो इस तरह से मिला जुला करके जो हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, ये मोटे मोटे सारे हार्मोन्स का हम लोग टेस्ट करा करके पहले देख लेते हैं और फिर अगर देखते हैं कि नहीं उसमें से किसी की वजह से कोई हार्मोन अफेक्टेड हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मैम, चंद्रा नर्सिंग होम में हम लोग देखते हैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और आप प्रोफेशनलिज्म के अलावा आप सामाजिक सरोकार से भी जुड़े कार्य करते देती हैं। मतलब जैसे कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो आप फ्री में भी उसका इलाज कर देती हैं, तमाम तरह के कैंप लगाना। तो इसके पीछे क्या आपकी सोच? देखिए, शुरू से ये तो प्रथा रही है कि समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर बहुत लोग हैं और क्योंकि हम लोग समाज का ही एक अंग हैं, सबको अच्छी तरह से समझते हैं और कोशिश यही रहती है कि इस तरह की व्याधि किसी के पास ना रहे। और क्योंकि ईश्वर ने हम लोग को इतना सक्षम बनाया है कि अगर हम लोग आर्थिक रूप से भी कुछ गरीबों की सेवा कर सकें तो उनका हम लोग बुला करके इलाज करते हैं और समय समय पे हम लोग कैंप भी लगा लेते हैं, इसलिए कि आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर जो स्त्रियां हैं वो आएँ और निःशुल्क अपना इलाज हमसे करा सके। इतना ही नहीं, हम लोग इनके इन्वेस्टिगेशंस अगर बहुत महंगे वाले इन्वेस्टिगेशंस हैं तो काफ़ी कंसेशनल उसमें उनका करा करके या कई बार उनके इन्वेस्टिगेशन हम लोग फ्री भी करा करके उनका इलाज आगे बढ़ाते हैं। और हमें बहुत खुशी होती है जब पूरा इलाज करने के बाद उनको किसी भी संतान की उत्पत्ति होती है, तो ये हमारे लिए भी बहुत ही बड़ा उत्साहवर्धक एक काम होता है और उनके लिए भी एक ऐसा होता है जो कि एक किसी के लिए भी एग्जाम्पल पैदा कर सके। अच्छा मैम, आपका हॉस्पिटल मैंने देखा काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्या क्या ऐसे यहाँ पे बेहतर टेक्निक्स है जो दिल्ली मुंबई में ही केवल अवेलेबल हैं? तो अपने वाराणसी और पूर्वांचल के लोगों को यहाँ आने पे क्या क्या टेक्निक्स जो नई आधुनिक तकनीकें मिल सकती हैं उसका लाभ? देखिए, हम लोग स्त्री रोग विशेषज्ञ और स्त्रियों से संबंधित जितने रोग हैं सभी का इलाज करते हैं। उसमें मैं क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये स्थापना हमारे इस हॉस्पिटल की हुई है तो 1980 से हम लोग ये हॉस्पिटल चला रहे हैं और मैं तो प्रैक्टिस में 1967 से ही हूँ। ख्याल से इस क्षेत्र का सबसे पहला अस्पताल ये रहा है, चंद्रा नर्सिंग होम, मुझे लगता है। जिस समय हम लोगों ने शुरू किया था तो वाराणसी में सिर्फ 1 या 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हुआ करते थे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम पब्लिक की सेवा उस समय से आज तक करते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ चंद्रा नर्सिंग होम की एमडी डॉक्टर कुसुम चंद्रा मैम। इन्होंने ये प्रोप्राइटर यहाँ पे ये चंद्रा नर्सिंग होम की प्रोप्राइटर हैं और मुख्य चिकित्सक भी हैं यहाँ की, स्त्री रोग विशेषज्ञ। इन्होंने पूरी जानकारी दी हमें कि क्या क्या महिलाओं से संबंधित आज बीमारियां हैं जिनको इग्नोर करना भारी पड़ सकता है और बेहतर तरीके से अगर उनकी प्रॉपर इलाज कराया जाए तो उस रोगों से निजात मिल सकता है। तो अभी मैम से हमारी बातचीत हुई, अब हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रा नर्सिंग होम और शहर के प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सक डॉक्टर राहुल चंद्रा सर। डॉक्टर राहुल चंद्रा सर से हम बातचीत करेंगे क्योंकि आज की लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा भागम भाग की हो गई है कि आंखों की समस्याएं लोगों को ज़्यादा हो रही हैं, चाहे धूल धक्कड़ से आंखों में जलन होना, चाहे देर रात तक मोबाइल या कंप्यूटर पर काम करने से आंखों से पानी निकलना, तमाम तरह की आंखों से संबंधित समस्याएं जो लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में होती हैं लोग इग्नोर करते हैं।
और इग्नोर करना कभी कभी कितना भारी पड़ जाता है। इन सब मुद्दों पे हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। वो प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक हैं, शहर के जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आजकल लोगों में आंखों की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। मसलन 20 साल 25 साल के युवाओं को भी पानी गिरना, जलन होना, तमाम तरह की, इसका क्या सर वजह है? ज़्यादातर लोगों में देखी जा रही समस्या। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि मुझे कुछ चीज़ों को क्लेरिफाई करने का आप मौका दे रहे हैं और मैं अपने मरीज़ों से इस माध्यम से रूबरू हो पा रहा हूं। जैसा कि आपने पूछा कि क्या कॉमन समस्याएं हैं और ये यंग एज में ही हो रही हैं, तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये आपको भी विदित होगा कि आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स, ऑनलाइन काम होना, या जो बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं वो घर से ही ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो मिला जुला के ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन गैजेट्स का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो फिज़ोलॉजिकली मतलब प्राकृतिक रूप से जो हमें अलाउड है, जो नियम है कि हमें एक दिन में 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये हो नहीं पाता है। अपने काम की रिक्वायरमेंट की वजह से अमूमन ये 2 घंटे का टाइम बहुत बढ़ जाता है। जैसा कि कोविड काल में भी हो रहा था कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, ऑफिसेस चल रहे थे ऑनलाइन, हम लोगों के भी बहुत सारे वेबिनार्स चल रहे थे, तो हम चाह के भी उस समय को ध्यान नहीं निश्चित नहीं कर पाते थे कि ये 2 घंटे से ऊपर न जाए। तो उसकी वजह से आँखों पे एक बुरा प्रभाव पड़ता है और आँखों में ड्राइनेस या आंसू की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, कॉर्निया की सतह, पुतली की सतह सूखने लगती है और उसकी वजह से रिफ्लेक्स वाटरिंग होती है, या जिस कंडीशन को आप परसीव करते हैं कि आँख से पानी गिर रहा है। तो मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा कि ऑनलाइन जहाँ तक हो सके इस समय को आप काउंट करें कि ये दिन भर का समय जब आप स्क्रीन पे हैं ये 2 घंटे से ज़्यादा ना हो, और इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। आपका टीवी देखना, लैपटॉप, मोबाइल, ऑनलाइन या जो भी आप कर रहे हैं, ये टोटल स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज़्यादा ना हो तो बेहतर है। डॉक्टर साहब, हम मोतियाबिंद पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक सवाल आपसे पूछेंगे कि आंखों के से संबंधित जो गंभीर समस्याएं हैं उनके लक्षण क्या हैं जिनको लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि अब हमें कंसल्टेंट की ज़रूरत है, अच्छे नेत्र विशेषज्ञ की ज़रूरत है। आँख में सबसे पहले तो आपको जैसे ही कोई छोटी से छोटी भी तकलीफ़ हो, आँख में दर्द होना शुरू हो, आँख लाल होना शुरू हो, आँख से पानी गिरे, या धुंधलापन की समस्या, आपको नज़र बहुत साफ़ ना हो, या इंद्रधनुषी रंग के गोले आपको दिखने लगें, या आपको डबल विजन होने लगे, मतलब एक जगह एक ही वस्तु की 2 छाया दिखने लगे, या आपको एक बहुत ही गंभीर रूप का अचानक से दर्द हो, या अचानक से आपको लगे कि रोशनी बीच बीच में आपकी गायब हो जा रही है कुछ सेकंड्स के लिए, तो ये सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको तुरंत अपने नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। अच्छा, इन चीज़ों को इग्नोर करना नुकसानदायक हो सकता है? जी हाँ, इनको इग्नोर करना बिल्कुल नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यदि इनका टाइमली इंटरवेंशन मतलब अगर समय से इनको न देखा जाए तो कई बार ये रोग हमेशा के लिए स्थिर हो जाते हैं। मतलब अगर आपने उनको टाइमली अटेंड नहीं किया तो उससे जो डैमेज कॉज होता है वो परमानेंट भी हो सकता है। तो इसलिए इनका टाइमली इंटरवेंशन मतलब समय से इनका उपचार बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद की बीमारी पुरानी है, लेकिन पहले ये माना जाता था कि बड़े उम्र दराज लोगों में होती थी। अब क्या है, ये कम उम्र के लोगों में भी हो रही है? क्या इसका डिफरेंसेस हुआ है? देखिए, मोतियाबिंद की बीमारी पहले क्या था कि पहले टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, तो ये मान लिया जाता था कि ये एक ओल्ड एज की ही डिज़ीज़ है, जबकि होता ये पहले भी था लेकिन अनडिटेक्टेड रहता था। अब क्या है, चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है और लोगों की जागरूकता भी बहुत बढ़ी है हर एज ग्रुप की, तो उनको जैसे ही कोई समस्या होती है वो तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत यंग एज ग्रुप में मोतियाबिंद की शिकायत देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन से लोग एक आमतौर पे धारणा होती है, डरते हैं लोग कि क्या होगा, चीरफाड़ होगा, कैसे होगा। आज आपके नर्सिंग होम में क्या नई टेक्निक है कि ऑपरेशन बिल्कुल सुरक्षित तरीके से, आराम तरीके से करते हैं आप लोग? किन किन विधियों से? सबसे पहले तो ये भ्रांति मैं दूर करना चाहूँगा कि अभी भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मरीज़ हैं या दूर दराज के मरीज़ हैं, उनके दिमाग में ये भ्रांति है कि ऑपरेशन आँख का सिर्फ जाड़े में ही कराना चाहिए, अदरवाइज़ गर्मी में कराने में दिक्कत हो सकती है और मरीज़ को बहुत देर तक आराम करना पड़ता है, सीधे लेटना पड़ता है। तो
अब ये सब चीज़ें बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम टेक्नोलॉजी में, तकनीक में बहुत आगे आ चुके हैं। अब हमारे यहाँ लेटेस्ट फेको या लेज़र विधि से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। इसमें ना तो चीरा लगता है और ना तो टाँका लगता है। एक छोटे से छिद्र से फेको मशीन के द्वारा ऑपरेशन करके स्पेशलाइज्ड फोल्डेबल लेंसेज होते हैं जिनको हम इम्प्लांट करते हैं, और मरीज़ को उसी दिन 2 घंटे ऑपरेशन के 2 घंटे बाद वॉच करने के बाद हम मरीज़ को छोड़ देते हैं। मरीज़ आराम से अपने पैरों पे चल के घर जाता है। वो उसी दिन से अपने सारे कार्य कर सकता है। बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट की ज़रूरत उसको नहीं पड़ती है। वो अपनी नॉर्मल दैनिक दिनचर्या को सेम डे से या अगले दिन सुबह से फॉलो कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो टेक्निक बहुत अच्छी है कि तुरंत उसी दिन डिस्चार्ज होना और खुद चल के जाना, तो क्या इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं चूँकि सुविधा ज़्यादा है इसमें? तो इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अगर हम बड़े शहरों से इनकी तुलना करेंगे तो हम अभी भी बहुत रियायती दरों पे इन चीज़ों को अपने मरीज़ों को उपलब्ध करा पा रहे हैं, और जहाँ तक हो पाएगा ऐसा ही प्रयास हमारा भविष्य में भी रहेगा कि मरीज़ों पे इन सर्जरीज़ का बहुत आर्थिक बोझ ना आए। डॉक्टर साहब, जैसे आंखों की जांच हुई तो जैसे ये यंत्र रखी हुई है मशीन, इनमें क्या, इसका क्या काम है? कैसे इससे जांच करते हैं आप? किस किस टाइप की जांच करते हैं? ये तो एक बेसिक स्लिट लैंप है जिसको हम स्लिट लैंप बोलते हैं। इसमें मरीज़ को सबसे पहले मरीज़ कोई भी शिकायत लेके आता है हमारे पास आँख से संबंधित, तो इसको हम कॉर्निया को हम बहुत ही एक सूक्ष्म रूप से देख सकते हैं, और बहुत सारी व्याधियाँ जो कि अमूमन ऐसे देखने में समझ में नहीं आती हैं या वो छूट सकती हैं, वो हमें इससे पकड़ में आ जाती हैं। और ये एक कंप्यूटर मशीन है, जैसा कि आपने आम तौर पे सुना भी होगा कि कंप्यूटर से नंबर की जांच, तो ये एक और आधुनिक विकसित मशीन है जिसमें हमें और एक्यूरेसी के साथ एक मरीज़ का चश्मे का नंबर प्राप्त करने में सफलता होती है। हमें कुछ और यहाँ पे जो आधुनिक मशीनें हैं जिनका बेहतर तरीके से आप लोग यूज करते हैं, थोड़ा हमें अगर आप बताएंगे, दिखाएंगे तो मरीज या दर्शक देख सकेंगे तो उनको लाभ होगा। ये हमारी मशीन जो है, ये आँख की एक बीमारी के बारे में सुना होगा जिसको हम काला मोतिया या ग्लॉकोमा बोलते हैं या समलबाई बोलते हैं। तो पहले क्या होता था कि समलबाई एक तरह से जिसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर है, मतलब वो कोई आपको दस्तक नहीं देती। मरीज़ को पता कई बार नहीं चलता है कि उसको ये बीमारी अंदर ही अंदर हो रही है, और उसका आँख की रोशनी का घेरा धीरे धीरे कम हो रहा होता है, उसको पता नहीं चलता। वो हमारे पास तब पहुँचता है जब उसकी रोशनी ऑलरेडी जा चुकी होती है, उसको अंधत्व की प्राप्ति हो चुकी होती है, और ऐसी कंडीशन में हम भी उसकी मदद नहीं कर पाते। तो ये जो मशीनें हैं ये हमको इस चीज़ में मदद करती हैं कि अगर किसी भी मरीज़ में इस रोग के लक्षण या वो नहीं भी बता पा रहा है तो हम जांच के द्वारा उसको अर्लीस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं इन मशीन के द्वारा। और मरीज़ की जानकारी यदि न भी हो मरीज़ को कि उसको ये रोग हो रहा है, तो हम उसको बताने में ये सक्षम होते हैं कि ये रोग उनको हो रहा है, और उसकी तुरंत चिकित्सा शुरू कर सकते हैं, और जो अंधत्व उसको भविष्य में हो सकता था उसको बचा सकते हैं। अच्छा, उसको रोका जा सकता है इसके द्वारा? जी। तो ऐसे मामलों में मरीजों को लेट नहीं करना चाहिए क्योंकि गंभीर स्थिति हो सकती है। हाँ, हम लोग तो यही रिकमेंड करते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद से 30 साल की एज के बाद हर मरीज़ को या हर ऐसा व्यक्ति जिसको लगता हो कि उसकी आंखें स्वस्थ हैं तो भी उसको एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास अपनी जाके एक नियमित जांच करानी चाहिए, ताकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो वो खुद न समझ पा रहा हो वो नेत्र चिकित्सक की सहायता से उसको चिकित्सा करने में सफलता मिले। सर, आप प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक हैं, आज की लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा समस्याएं आपके पास किस तरह की लेके आते हैं? चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, किस तरह की प्रॉब्लम लोग लेके आ रहे हैं? उसके बारे में तो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि सबसे ज़्यादा समस्या तो जो हमारे गैजेट्स से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हैं, जो मरीज़ कंप्लेन करते हैं कि उनको आँख से पानी गिर रहा है और आँख लाल हो रही है। और दूसरी एक बहुत बड़ी जो समस्या मैं इधर बीच देख रहा हूँ कि आँख की कोई भी समस्या होती है तो एक प्रवृत्ति है कि डॉक्टर के पास न जाके सीधे खुद से दवा कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ दवाएँ इस परिस्थिति में बहुत घातक भी सिद्ध हो सकती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स अपने मन से स्टीरॉयड ड्रॉप्स का सेवन कर लेते हैं, आँख में डाल लेते हैं, जो कि कुछ एक परिस्थितियों में आँख के लिए बहुत ही घातक हो सकती हैं, आँख में घाव उत्पन्न कर सकती हैं और आँख की रोशनी पूरी तरह से जा सकती है। तो मेरा संदेश यही है कि कृपया जब भी आपको कोई तकलीफ़ हो आँख से संबंधित, तो आसपास किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह लिए बिना अपने मन से किसी भी दवा को आँख में न डालें। जैसे कुछ चीज़ें आपके माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, चूँकि आज आप हमारे चैनल पे हैं, कि आँख के पोषण के लिए क्या क्या चीज़ें खाना पीना मुफीद रहता है और कैसे उसकी देखभाल की जाए आम लाइफस्टाइल में, जो आँख के बीमारियों से बच सके। देखिए, आँख के लिए
जैसे शरीर के पोषण के लिए जो आप पौष्टिक चीज़ें खाते हैं, करीब करीब वही चीज़ें आँख के लिए भी अप्लाई होती हैं। आँख के लिए अलग से जैसे हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जितने सीजनल फ्रूट्स हैं, जितने मौसमी फल हैं, ये आँख के लिए बहुत अच्छे हैं। हरी सब्जियाँ, साग, जो जिनसे कि आजकल के छोटे बच्चे स्पेशली बहुत परहेज़ करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मिल्क, दूध बहुत आवश्यक है। और ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू है, बादाम है, पिस्ता है, इन चीज़ों से भी आँख को पोषण मिलता है। और आँख की साफ़ सफाई, एक जो जिसको बोल सकते हैं ऑक्यूलर हाइजीन, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम कई बार क्या होता है, ध्यान नहीं देते, दिन भर आँख को मलते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, हाथ को साफ़ किए बिना ये काम करते रहते हैं, तो कई बार बाहर की गंदगी हमारी आँख में बिना हमारे जानकारी के भी आँख में जा रही होती है, तो उससे आँख में इन्फेक्शन पैदा हो सकता है और जो आँख को गंभीर समस्या दे सकता है। तो इन चीज़ों से सचेत रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, आँखों के मामले में जैसे कि उनको लोग कभी कभी नीम हकीम वाली बातें करते हैं या किसी के बताने पे कुछ कर लिया, तो ये कभी नहीं करना चाहिए कि किसी के बताने पे या कोई घरेलू नुस्खा आँखों के मामले में प्रयोग ना करें, क्योंकि आँखों का मामला बहुत सेंसिटिव है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने तो इस तरह के केसेस देखे हैं जिसमें गांव से मरीज़ आया है, उनको खुजली हुई आँख में, आँख थोड़ी सी लाल हुई, तो किसी ने उनको बता दिया कि मदार का दूध लगा लें। तो उन्होंने, पेशेंट ने मदार का दूध और दुर्भाग्य से एक नहीं दोनों आँख में लगा लिया, और यहाँ आने में जो भी समय उसका ख़राब हुआ होगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी आँख की पुतली बिल्कुल घाव हो चुका था और वो फट के सफ़ेद हो चुकी थी। बहुत प्रयास करने के बाद भी उसको हम वो रोशनी उस तरह से नहीं दे पाते हैं जो कि दे सकते थे। तो किसी भी वजह से कुछ भी हो, मेरी सलाह यही है कि किन्हीं भी परिस्थिति में नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह के बिना किसी भी दवा को आँख में न डालें। तो ये थे हमारे साथ शहर के चंद्रा नर्सिंग होम के जाने माने नेत्र विशेषज्ञ, प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चंद्रा जी, जिन्होंने कहा कि आँखों की बीमारियों को कभी भी इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। छोटी समस्या भी नेत्र विशेषज्ञ से कंसल्ट करना चाहिए। अपने से कुछ भी इलाज ना करें आँखों का, नहीं तो रोशनी जाने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो डॉक्टर साहब ने आँखों के बारे में हमें बताया। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी के प्रतिष्ठित चंद्रा नर्सिंग होम में, और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्मिता चंद्रा मैम। डॉक्टर स्मिता चंद्रा मैम के बारे में बता दूं कि उनके पास लगभग 20 वर्षों का अनुभव है स्त्री रोग विशेषज्ञ होने का, और KGMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से मैम ने MBBS की डिग्री हासिल की है। हाँ, आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि महिलाओं से जुड़े क्या गंभीर बीमारियां हैं जिनको महिलाएं इग्नोर करती हैं और उनका इलाज किस तरह से संभव है। मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, आज महिलाओं से संबंधित तमाम बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, लेकिन उनका बेहतर इलाज भी आप लोग करती हैं। जैसे किसी ज़माने में बच्चेदानी से संबंधित समस्या होती थी जिसमें ऑपरेशन होता था, काफ़ी गंभीर स्थिति होती थी, खतरे भी रहते थे। आज कैसे आप लोग उसका इलाज करती हैं बेहतर तरीके से जो सुरक्षित रहता है? आज जो हमारे पास सुविधाएं हैं वो बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं, और हमारे पास खासतौर से मेरे सेंटर पे और मेरे द्वारा इस तरीके के गर्भाशय से संबंधित रोगों का इलाज शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता है, जिसमें हम लोग लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी का चुनाव आजकल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि एक तो ये पेशेंट्स के लिए बहुत अधिक लाभप्रद है। मरीज़ इसमें जल्दी ठीक होकर घर चले जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन जो दूरबीन विधि से किया जाता है, उसमें पेशेंट को हम लोग सिर्फ आजकल 2 या 3 दिन भर्ती रखते हैं, और तीसरे दिन हम लोगों का पेशेंट अच्छी तरह से खा पी कर बिना किसी दर्द पीड़ा के आराम से उठकर चलकर अपने घर चला जाता है। लेप्रोस्कोपी जो विधि है, आप उसकी स्पेशलिस्ट भी हैं, तो उसमें क्या फ़ायदे हैं जो पहले इस विधि से नहीं होते थे, उसमें क्या खतरे थे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। किस तरीके से पहले जो भी ऑपरेशंस होते थे गर्भाशय से रिलेटेड, उनमें बच्चेदानी जो होती थी वो बड़े चीरे द्वारा निकाली जाती थी, तो उसके बाद पेशेंट को ठीक होने में बहुत अधिक समय लग जाता था। महीने 1.5 महीने तक मरीज़ों को आराम करना पड़ता था, जिसके कारण 7 से 8 दिन तो भर्ती रखा जाता था, और फिर घर पर भी उनको 1 से 1.5 महीने तक आराम करना पड़ता था।
तो इसके कारण उनकी घर गृहस्थी पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता था। कुछ महिलाएं जो होती थी, जो वर्किंग होती थी, उनको काफ़ी लंबे समय तक छुट्टी लेनी पड़ती थी पहले, और उनके काम का हर्जा होता था, उनकी जो सैलरी होती थी उसका नुकसान होता था। तो अब जो ये मिनिमल एक्सेस सर्जरी या जो छोटे चीरे द्वारा या जो लेप्रोस्कोपी द्वारा, हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा जो सर्जरीज हम लोग कर रहे हैं, उसमें ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर चला जाता है और जल्दी से जल्दी अपने काम को वापस से ज्वाइन कर सकता है अगर वो वर्किंग लेडी हैं, या फिर अपने घर गृहस्थी को जल्दी से जल्दी ठीक होके संभाल सकती हैं, अपनी हाउस होल्ड ड्यूटीज़ को फिर से पूरा कर सकती हैं। तो इससे पेशेंट सेटिस्फैक्शन हम लोग पाते हैं कि बहुत अच्छे से उनको महसूस होता है कि एक तो जो डर होता है, भय होता है, वो कम हो जाता है, और दूसरी चीज़ जो होती है वो जल्दी से ठीक होने से जो सेटिस्फैक्शन उत्पन्न होता है ट्रीटमेंट के प्रति, वो बहुत अधिक होता है। ये जो विधि है, इसमें इसको मैं देखता हूँ विदेशों में काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है ऑपरेशन, $10 होते हैं, $10,000 होते हैं। तो अब यहाँ वाराणसी में तो काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी पूर्वांचल के लोगों को, यहाँ लोगों को। आपके पास कहाँ कहाँ के मरीज आते हैं? हमारे पास मैं आपको बताऊं, बिहार से, गाज़ीपुर से, मऊ से, रॉबर्ट्सगंज से, इवन इलाहाबाद तक से कई बार हम लोग पाते हैं कि इलाहाबाद में भी ये सर्जरी नहीं हो पाती है। तो कई मरीज़ जिनके पहले बड़े चीरे द्वारा ऑपरेशन हो चुके हैं, जैसे बच्चे हो चुके हैं बड़े चीरे द्वारा, उनमें कभी कभी लोग हिचकते हैं कि दूरबीन विधि द्वारा इसको नहीं किया जा सकता है, ये कहते हैं उनसे, तो वो हम लोग के पास आते हैं। हम लोग सफलतापूर्वक उसको छोटे चीरे द्वारा या लेप्रोस्कोपी द्वारा ठीक करके उनको 2 या 3 दिन में ही घर वापस भेज देते हैं। इससे जो ये बच्चेदानी को काटने या ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है, ये किस बीमारी की वजह से या किस वजह से ऐसी स्थिति आती है? आजकल एक समस्या बहुत अधिक ज़्यादा बढ़ रही है महिलाओं में, जो माहवारी में अधिक खून जाना या फाइब्रॉइड ट्यूमर होना। दूसरा एक और समस्या है एंडोमेट्रियोसिस, और हम लोग ये पा रहे हैं कि जो बढ़ती हुई उम्र की महिलाएं, ना सिर्फ उसमें भी नहीं बल्कि कम उम्र की लड़कियों में भी हम लोग पा रहे हैं कि PCOS और एंडोमेट्रियोसिस नाम की समस्या हो रही है, जिसकी वजह से अधिक माहवारी हो रही है, जिससे हमें बच्चेदानी या अंडकोश के ऊपर ज़्यादा सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ रही है। इस तरीके के पेशेंट्स हम लोग के पास ज़्यादा आ रहे हैं। ये मतलब लाइफस्टाइल और खान पान की लापरवाही की वजह से होता है? जी, हम लोग इसके विषय में काफ़ी शोध चल रहा है आजकल की यंग जनरेशन में, और 40 से ऊपर की महिलाओं में क्यों ये सब बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। तो हम लोग ये पा रहे हैं कि इसमें कुछ जैसे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, जैसे कि आपके कुछ पदार्थ ऐसे हैं खान पान में, जैसे हाई कैलोरी फूड है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, ये सब बच्चे आजकल ज़्यादा खा रहे हैं। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ज़्यादा हो रहे हैं, और उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स भी कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है कि बढ़ रही हैं आजकल। मैम, आपकी चूँकि आप वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो क्या आपकी सलाह क्या होगी कि बच्चियाँ और महिलाएं फास्ट फूड और तैली चीज़ों से बचें? जी, हमारे पास जब इस तरीके की पेशेंट्स आते हैं, यंग पेशेंट्स आते हैं, तो उनके सामने हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही लंबी लाइफ पड़ी हुई है। तो उसमें शल्य क्रिया और दवाइयों के अलावा हम लोग उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्लिनिक भी चलाते हैं, जिसमें हमारे पास एक डाइटिशियन है, एक हमारे पास फिटनेस एक्सपर्ट हैं, जो उनको ये पूरी सलाह देती हैं जिससे कि वो पूरी अपनी जीवन शैली में बदलाव कर सकें। जैसे कि अगर हमने उनको एक बार समस्या का निदान कर दिया सर्जरी से, तो दोबारा उनको ये समस्याएं ना घेरें लाइफ में। तो उसके लिए हम लोग ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्लिनिक भी चलाते हैं अपने। अच्छा मैम, आप चूँकि वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो आपने लेप्रोस्कोपी के बारे में बताया, हिस्ट्रोस्कोपी क्या है, उसमें किस तरह की इलाज करती हैं आप लोग, किन बीमारियों? देखिए, हिस्ट्रोस्कोपी जो होती है वो बहुत ही कंजर्वेटिव सर्जरी होती है, जिसमें हम गर्भाशय के अंदर ही जो रोग ग्रसित हिस्सा होता है उसको निकालते हैं इस दूरबीन विधि से, और बाकी जो स्वस्थ बच्चेदानी होती है उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं।
तो ये कौन सी बीमारी में यूज किया जाता है ये विधि? जैसे कभी कभी जो माहवारी की समस्या है लेकिन महिला है वो अपना यूट्रस नहीं निकलवाना चाहती, कई महिलाएं हम लोग के पास ऐसी आती हैं, वो कहती हैं कि इस बीमारी का इलाज तो मुझे करना है लेकिन मुझे गर्भाशय नहीं निकलवाना है, तो उनके लिए हम लोग इस हिस्ट्रोस्कोपी तकनीक का सहारा लेते हैं। अच्छा, बिना गर्भाशय निकाले उसका इलाज करने की तरह? जी, ये कंजर्वेटिव सर्जरी होती है। जैसे किसी के यूट्रस के अंदरूनी हिस्से में कोई ट्यूमर है, गांठ है, तो उसको बच्चेदानी के अंदर से ही हम लोग दूरबीन से निकाल देते हैं और पेशेंट बहुत अच्छा रिकवर करते हैं। और 1 दिन का ये ट्रीटमेंट होता है, सिर्फ 1 दिन के लिए उनको भर्ती किया जाता है और फिर 1 दिन बाद ही वो स्वस्थ होकर अपने घर को चले जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई टाँका चीरा नहीं होता है। मैम, ये तो काफ़ी अच्छी टेक्निक है कि 1 दिन में पेशेंट को आराम मिल जाता है, तो क्या काफ़ी ज़्यादा महंगी या होती है क्या? नहीं, देखिए ये जो तकनीक होती है इससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत घट जाती है, क्योंकि अगर महिला को बिना बच्चेदानी निकाले अगर मासिक समस्या का हल करना है तो उनको वर्षों तक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो उसके मुकाबले अगर आप कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये लंबे समय का इलाज होता है। तो दवाइयाँ खाने से भी बच जाते हैं लंबे टाइम तक, उसके साइड इफ़ेक्ट से बच जाते हैं और गर्भाशय निकालने से भी बच जाते हैं। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो होती है वो कम आती है। अच्छा, ये सुरक्षित तो होता है, ये कोई ऐसे रिस्की तो नहीं होता? जी देखिए, कोई भी ऑपरेशन होता है उसको हम लोग हर तरह से सुरक्षित बनाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हमारे पास विभिन्न गैजेट्स होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, जैसे कि आपके मॉनिटर्स हो गए, और अच्छे से अच्छी एनेस्थीसिया की प्रणाली होती है। और वो हर केस के हिसाब से हम लोग पहले उनका आकलन करते हैं और उनके रिस्क को कवर करते हुए तभी कोई ऑपरेशन के लिए लेते हैं। अच्छा मैम, रिस्क कम से कम हो। मैम, आजकल जो महिलाएं या बच्चियां हैं या युवतियां हैं तो वो कुछ बीमारियों को इग्नोर करती हैं जो हल्की फुल्की होती हैं। ऐसी बीमारियां उनको कितना भारी पड़ सकती हैं, उससे क्या और बीमारियां हो सकती हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा। यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ महिलाएं हमेशा ये मान लेती हैं कि अधिक मासिक होना एक सामान्य सी बात है, उसको वो इग्नोर करती रहती हैं। और कई बार मेरे पास इस तरीके की महिलाएं आती हैं कि उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम उनका हीमोग्लोबिन देखते हैं तो वो 5, 6, 7 इस तरह से मिलता है, जो कि लाइफ के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो मेरा ये आपके चैनल के थ्रू मैं ये बताना चाहूँगी दर्शकों को कि मासिक की समस्याओं को इग्नोर कतई ना करें। आप डॉक्टर के पास जाएं जिन पे भी आप विश्वास रखते हो, और उनसे एक अपना परीक्षण और जांच अवश्य कराएं। कभी कभी इस समस्या ये तो एक सिम्टम होता है, इसके अंदर क्या बच्चेदानी के अंदर रोग पल रहा है ये आपको डॉक्टर के द्वारा ही बताया जा सकेगा। कभी कभी इसमें कैंसर जैसी समस्याएं भी इग्नोर हो जाती हैं, और सामान्य स्टेज 1 कैंसर जो होता है वो स्टेज 3, स्टेज 4 में चला जाता है, और जो ट्रीटेबल नहीं होता है कई बार। तो इसलिए ये मासिक से संबंधित समस्याएं, स्पेशली जो 30 साल से 50 साल की महिलाएं हैं, उसको इग्नोर ना करें और आकर डॉक्टर के पास जांच जरूर कराएं। ऐसी बीमारियों के मैम क्या लक्षण है जो महिलाएं जान सकें, आप प्लीज़ अगर बताएं तो। देखिए, इसमें जो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, मासिक अधिक होना सबसे प्राइमरी लक्षण होता है। कई बार दूसरी समस्याएं होती हैं, जैसे पेट में भारीपन होना, मासिक में दर्द होना, गांठ कई बार इतना बढ़ जाती है कि वो पेट से भी महिलाओं को भी फील होने लगती है। वो पेशेंट जो होता है खुद भी देख लेता है कि मेरे पेट में कुछ भारीपन है, कुछ गांठ जैसा फील हो रहा है। ये कभी वजन का घटना, कभी कभी खून की कमी के भी लक्षण आने लगते हैं, जैसे चक्कर आना, गिर जाना, थकावट होना, सांस फूलना, और छाती में जो है धड़कन मालूम देना। कभी कभी हीमोग्लोबिन यदि बहुत कम हो चुका है तो ये सब लक्षण भी आने लगते हैं। ऐसे मामलों में तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल कंसल्ट करें, और जो जांचों का सुझाव दिया जा रहा है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है, हम लोग अपने यहाँ एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी नामक जांच करते हैं। ये एक तरीके का एंडोसोनोग्राफी होती है, और इसमें बहुत सूक्ष्म रूप से बच्चेदानी के विभिन्न रोगों का पता लगाया जा सकता है। और इसके अलावा एक पेप्समियर जांच होती है। ये दोनों जांचें यदि कर ली जाएं तो बच्चेदानी के 80 से 90% रोगों का पता लगाया जा सकता है।
अच्छा मैम, आज की लाइफस्टाइल में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, युवतियां अपनी पढ़ाई को लेके, कैरियर को लेके काफ़ी दबाव में रहते हैं, लड़के भी रहते हैं, तो शादी अमूमन 30-32 में हो रही है, बच्चे 33-34 में पैदा हो रहे हैं, तो एक जो सुरक्षित एज होती है वो 22 से 30 बताया जाता है, तो उसमें कौन सी उम्र अच्छी होती है और कौन सी उम्र में नहीं मुफीद होती है बच्चे पैदा करने के लिए? थोड़ा इसके बारे में चर्चा। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि आजकल कैरियर की वजह से जो ये डिले करते हैं लोग, चाइल्ड बेयरिंग एज को प्रोलॉन्ग करते हैं, और उसमें जब एक्सट्रीम एज में पहुंच जाते हैं जैसे 30 to 35 के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे सिस्टमिक प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, बच्चों में कॉम्प्लिकेशन जैसे कि जेनेटिक बीमारियां, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स, ये सब अधिक होने का डर रहता है। तो एक और प्लस दूसरी एक समस्या जो आजकल जुड़ चुकी है बड़े उम्र बढ़ने के साथ, वो है इनफर्टिलिटी। क्योंकि हम लोग ये पाते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनकी प्रजनन क्षमता जो होती है वो घटती जाती है, तो फिर उनको विशेष इलाज लेने पड़ते हैं। उसके लिए भी हम लोग ट्रीटमेंट अपने यहाँ देते हैं, तो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी करने पड़ते हैं, तो उसके लिए जो है फिर आना पड़ता है। कभी कभी स्वतः गर्भधारण वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसके लिए भी उन्हें काफ़ी समय डिवोट करना पड़ता है और उस ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग फेस आजकल कर रहे हैं काफ़ी उम्र बढ़ने के बाद। जैसे लोग कैरियर में चले जाते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं कि हम बच्चे पैदा करें, तो ये सब समस्याएं आती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चंद्रा नर्सिंग होम के ऑपरेशन थिएटर ओटी में, और हमारे साथ डॉक्टर स्मिता चंद्रा मैम हैं। वो हमें बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पे इक्विपमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका प्रयोग बेहतर इलाज करने के लिए वो करती हैं। मैम कुछ हमें बताएं क्या क्या यहाँ पे? हमारे पास अत्याधुनिक जर्मन मशीनें हैं जो कार्ल स्टोर्स कंपनी द्वारा, जो विश्वविख्यात कंपनी है, उसकी ये मशीनें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ताकि किस बीमारी के इलाज में और किससे क्या जानती हैं, इनका कैसे प्रयोग करती हैं? ये लेप्रोस्कोपिक कार्ट है जिसमें विभिन्न लेप्रोस्कोपी के ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट है, और इसके द्वारा हम लोग जो जटिलतम सर्जरीज हैं, छोटे चीरे द्वारा जैसे ट्यूमर निकालना, बड़े बड़े ट्यूमर निकालना, बच्चेदानी निकालना, फर्टिलिटी में सुधार करना, इवन जो फर्टिलिटी इन्हेंसमेंट सर्जरीज भी होती हैं, और बच्चेदानी को रिकंस्ट्रक्शन करना। जैसे कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें बच्चेदानी के अंदर जन्मजात खराबी होती है, तो वो गर्भधारण सामान्य रूप से नहीं कर पाती, तो वो ऑपरेशन भी हम लोग करते हैं। उसको फर्टिलिटी इन्हेंसिंग रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज कहते हैं। तो ये हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरीज जो बच्चेदानी के अंदर से हम ट्यूमर या गांठ निकालने का ऑपरेशन करते हैं, जी दोनों में इसका उपयोग होता है। और इन अच्छे इक्विपमेंट्स की वजह से ही हम लोग बिना रिस्क के या कम से कम रिस्क के इन जटिल सर्जरीज को कर पाते हैं। मैम ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट ये जो रखा है? जैसा कि आपसे पहले बात हो रही थी कि आपने पूछा कि ऑपरेशन के दौरान रिस्क को हम कैसे घटाते हैं, तो ये हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट एनेस्थीसिया मशीन है, बेहोशी की मशीन है, जिससे हम लोग मरीजों को बेहोश करते हैं, ताकि भले उनकी लंबी सर्जरी हो, जटिल सर्जरी हो, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सके। तो ये हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है, और ये भी विश्वविख्यात जी कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो आपके यहाँ मतलब सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी अत्याधुनिक तकनीकी मौजूद हैं जिनसे आप जानती हैं बीमारियों के बारे में, उनका बेहतर तरीके से इलाज करती हैं। क्योंकि ये इक्विपमेंट बेस्ड सर्जरी होती है, दूरबीन विधि द्वारा जो भी ऑपरेशंस होते हैं, ये इक्विपमेंट पे भी निर्भर करता है कि मरीज़ को क्या रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग का प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट को हम लोग इस्तेमाल करें, जिससे पेशेंट के लिए उसका लाभ मिल सके। तो आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ रहीं और डॉक्टर कुसुम चंद्रा मैम रही, जिन्होंने कई गंभीर बातें हमें बताई कि क्या किस तरीके से इलाज होता है, क्या लापरवाही महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। और डॉक्टर स्मिता चंद्रा मैम रही, अत्याधुनिक तकनीकी के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह से आज गंभीर से गंभीर बीमारियों का सरल तरीके से इलाज होता है, और इनके खुद के नर्सिंग होम में वो अत्याधुनिक तकनीकियाँ मौजूद हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये दोनों महिला चिकित्सक आपस में जो घरेलू रिश्ता है, सास बहू का रिश्ता है इन लोगों का। और मैम के बारे में तो मैं बता दूं कि लगभग 50 वर्षों का अनुभव रहा है वाराणसी शहर में। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा
इनका नाम है स्त्री रोग विशेषज्ञ के मामले में, कई गंभीर बीमारियों को ये जानती हैं, समझती हैं, उनका इलाज भी ये जानती हैं। तो आज के इस स्पेशल इंटरव्यू में इतना ही। अगले इंटरव्यू में हम किसी और शख्सियत से मुलाकात आपकी कराएंगे। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ। धन्यवाद।